हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड एंड खासकर एनसीईआरटी से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस ने बैच 4 यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो भाई साहब, बैच 4 में आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, कंप्लीट आपका जीएस का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू एडिशन और क्या क्या चीजें हैं, ऐसे का कंटेंट आपको यहां पर दिया जाएगा विद इवैल्यूएशन एज वेल एज मेंटरशिप। करंट अफेयर्स आपको यहां पर दिए जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज का डेटाबेस यहां पर आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज का एक्सेस यहां पर दिया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको यहां पर करवाई जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोने पे सुहागे वाली बात है वो है मेंटरशिप, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है आपको मेंटरशिप की जरूरत नहीं है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप जाके वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं या दिए हुए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अवेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करके अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्वेश्चन का तरीका वैसा ही है कि कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, कौन कौन सी नहीं, कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल आपका डिप्रिशिएट कर जाता है विद टाइम। सेकंड में कह रहे हैं कि जो आपका फिजिकल कैपिटल से अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन कैपिटल आपका इनसेपरेबल है फ्रॉम इट्स ओनर। थर्ड में कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताइए कि कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये ह्यूमन कैपिटल चीज क्या है? तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, दुनिया भर की पॉपुलेशन इंडिया में अवेलेबल है। अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड करें, अच्छा स्किल सेट यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू ह्यूमन कैपिटल विच इन टर्न विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा। सही बात है कि नहीं है? चलो सही है। ह्यूमन कैपिटल तो क्लियर हो गया कि क्या चीज है। फिजिकल कैपिटल क्या रहता है कि जैसे आपकी मशीन्स हैं, आप उन मशीन्स को यूज करके नए प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो फिजिकल कैपिटल है यहां पर। वहीं आपको ह्यूमन कैपिटल क्या है कि उन मशीन्स को कैसे यूज करना है, क्या या किस प्रकार से और बेहतर मशीन्स यहां पर बनानी है, तो वहां पर आपका ह्यूमन कैपिटल यूज होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल डिप्रिशिएट कर जाता है विद टाइम। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर आपकी उम्र होती जा रही है, आप उतना एफिशिएंटली शायद नहीं काम कर पाएंगे, या अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका स्किल सेट पुराना हो गया है, ठीक है, कोई नई मार्केट में चीज आ चुकी है, इनोवेशन यहां पर हो चुकी है, आपका स्किल सेट अब आउटडेटेड हो गया, तो डेफिनेटली आपको ह्यूमन कैपिटल यहां पर डिप्रिशिएट कर रहा है, तो सही स्टेटमेंट है। अच्छा, सेकंड में कह रहे हैं कि अनलाइक फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। कि जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं कि चलो मैंने भी तैयारी की, ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो आगे निर्णय लिया कि चलो वो सारी चीजें अब औरों को यहां पर सिखाई जाए, ठीक है, तो जो चीजें सीखी, एक स्किल सेट जो यहां पर एक्वायर किया, तो यहां पर एक ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं जो सर्विसेज आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, अब मेरे बिना तो वो नहीं दी जा पाएंगी ना, अगर मुझे ही यहां पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बट वही बात करें फिजिकल कैपिटल के बारे में कि ये पेन है यहां पे, ठीक है जी। अब ये पेन स्लीपी क्लासेस को बिलोंग करता है, तो स्लीपी क्लासेस की पूरी टीम यहां पर नहीं बैठी ना, सारे ओनर्स तो यहां पर नहीं बैठे कि वही इसको देखेंगे, उन्हीं के बिना ये पेन यहां पर काम नहीं करेगा। तो फिजिकल कैपिटल में आपका वो सेपरेट हो सकता है ओनर के साथ, बट ह्यूमन कैपिटल में वो इनसेपरेबल यहां पर माना जाता है ओनर के साथ। आई होप ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए, ये स्टेटमेंट भी सही है, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। थर्ड में कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसका आउटकम है कि कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कि डेफिनेटली मैंने कोशिश की कि अच्छा चलो यार, मैं इस तरीके से नई नई चीजें यहां पर पढ़ता हूं, करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा इन टच में रहता हूं, तभी तो आगे जाके मैं चीजें बता पाऊंगा बाकी एस्पिरेंट्स को भी, ठीक है। तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने यहां पर लिया ना कि नहीं, मुझे चीजें पढ़नी है, मुझे अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट यहां पर करनी है ताकि मैं ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में यहां पर कन्वर्ट कर सकूं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, जिसके हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप में से सभी ने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। तो वही चीजें आपको डिटेल में यहां पर समझाई गई हैं, डेफिनेटली इन चीजों को आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्टली सोशल प्रोसेस भी है एंड पार्टली एक कॉन्शियस डिसीजन भी है ऑफ द पोसेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। किस तरीके से कि भैया जब आप स्कूल में जाते हैं, बचपन से स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो आप एजुकेशन वहां पर गेन कर रहे हैं ना, आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में यहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो आपका खुद का डिसीजन तो नहीं रहता, आपका तो खुद का मन करता है कि नहीं यार कौन जाए स्कूल, बट स्टिल वहां पर आपके पेरेंट्स, टीचर सभी आपको थोड़ा सा एक पुश प्रोवाइड करते हैं कि नहीं नहीं ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आपको पता लग जाता है
पता है कि आपको लाइफ में किस प्रकार का स्किल सेट चाहिए, तो फिर आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी यहां पर शुरू कर देते हैं। तो सोशल प्रोसेस भी और कॉन्शियस डिसीजन भी यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। अब देखिए, जितनी भी एक्सप्लेनेशन रहती हैं, जितनी भी पीडीएफ्स रहती हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नोट्स की फॉर्मेशन में भी। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप डेडिकेटेडली प्रीमिक्स के लिए यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें अगेन आपके इंटरैक्टिव क्विजेस भी यहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगा है, डेफिनेटली उसमें जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप के बेनिफिट्स यहां पर एंजॉय कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप ये तो सभी लोग यहां पर करेक्ट करेंगे। बात हो रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, बताना है कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन से गुड्स आपके बिलोंग करते हैं टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर्स, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन। तो यहां पर जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हम किन्हें कहते हैं कि भैया जिन्हें कंज्यूमर कंज्यूम तो कर रहा है बट लंबे समय तक वो उसके यूज में रहते हैं। एक बार जैसे अगर दूध पी ले तो आप, वो तो नॉन ड्यूरेबल नेचर का हो गया ना, दूध पी लिया तो खत्म हो गया भैया, कंज्यूम कर लिया। बट कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन से रहेंगे, जो कि लंबे समय तक यहां पर रहेंगे। तो चारों की चारों ऑप्शंस आपको लंबे समय तक यहां पर यूजेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो उसी की वजह से आपकी डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये चीज तो बिल्कुल क्लियर ही रही होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये चीज का ध्यान रखना है कि ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स किस तरीके के रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, होम कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ऑल्दो आपकी अल्टीमेट कंजम्पशन आपकी यहां पर हो रही है, बट डेफिनेटली यहां पर वो ड्यूरेबल नेचर के भी हैं। ठीक है, इजीली आपके एक्सटिंग्विश नहीं हो रहे, या थोड़ी बहुत इनकी डेप्रिसिएशन यहां पर हो रही है, या जैसे अगर उसको हम कंपेयर करें फूड और क्लोथिंग आइटम्स के साथ, तो उनकी थोड़ी ज्यादा यहां पर लॉन्ग लाइफ कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम यहां पर गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहां पर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, लीगल टेंडर से रिलेटेड है, बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो आपके करेंसी नोट्स हैं और जो कॉइन्स हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर रहती है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गारंटी, जो कि जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए यहां पर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, जो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर मेरे पास गोल्ड का एक सिक्का है, ठीक है जी, 5 ग्राम का अगर आपका सिक्का है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, गोल्ड है, डेफिनेटली एक मेटल है, उसकी जो वैल्यू है वो यहां पर होल्ड कर रही है। बट वहीं अगर मैं 100 रुपए का नोट निकालूं और गलती से मैं कहूं कि वो 100 रुपए धुल जाए, या जहां पर आरबीआई के सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर हुए हैं, जहां पर वो चीज लिखी गई कि हियर बाय आई गारंटी दिस वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर नोट, वो वहां पर साफ हो जाए, तो क्या वो नोट चलेगा? क्या उसके पेपर की कोई वैल्यू है? नहीं। तो इसीलिए जो आपके करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती। उनकी जो वैल्यू रहती है वो कहां से डिराइव होती है? फ्रॉम द गारंटी, जो कि प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? इशुइंग अथॉरिटी के द्वारा। अब इशुइंग अथॉरिटी यहां पर कौन सी है? आरबीआई आपके केस में, जो नोट्स के केस में, और कॉइन्स के केस में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई, बट हाँ ये हम कह सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर टर्म का अगर आपको मतलब पता रहेगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो वही चीज आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर समझाई गई है कि यदि आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं 100 रुपए की, तो डेफिनेटली आपको उसके बदले 100 रुपए का यहां पर सामान मिलेगा। बट क्या जो पेपर, जिस पेपर से वो जो नोट वहां पर बना है, क्या उसकी वैल्यू वहां पर कुछ है? उसकी तो वैल्यू नेग्लिजिबल है, और डेफिनेटली 100 रुपए से तो बहुत ही कम यहां पर रहेगी। वैसे अगर हम 5 रुपए के कॉइन के साथ कंपेयर करें तो वैसे भी वहां पर देखने को मिलेगा। तो व्हाई डू पीपल एक्सेप्ट सच नोट्स और कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स? क्योंकि जो इनकी वैल्यू है वो गारंटी प्रोवाइड की गई है। आरबीआई यहां पर गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं भाई साहब, इस पर्टिकुलर नोट की वैल्यू 100 रुपए ही है और 100 रुपए तक का सामान यहां पर ये खरीद सकती है। उतनी बाइंग पावर उस पर्टिकुलर करेंसी को वो आरबीआई वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए जो आपके करेंसी नोट्स है, जो कॉइन्स हैं, इन्हें हम फिएट मनी भी यहां पर कहते हैं। इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती जैसे कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन की यहां पर देखने को मिलती है, बट डेफिनेटली दे आर लीगल टेंडर्स कि किसी भी प्रकार की डेट ऑब्लिगेशन अगर पूरी करनी हो तो वो इन पर्टिकुलर करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स को यूज करते की जा सकती है। हालांकि जब हम स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस करते हैं तो वहां पर डिनोमिनेशंस के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कि किस किस कॉइन की कितनी कितनी डिनोमिनेशन तक की जो आपकी वैल्यू है, कितना आपकी डेट ऑब्लिगेशन आप उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपने यहां पर करेक्टली मार्क की हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई पावर्ड मनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगेन एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और बेसिकली हम इसके बारे में बात भी करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू हाई पावर्ड मनी? 3 स्टेटमेंट दी गई है, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं कि ब्रॉडली रिफ्लेक्ट करता है टोटल मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक। चलो अच्छी बात है। सेकंड में कहने की इसे मॉनेटरी बेस के नाम से भी जाना जाता है, और करेंसी इन सर्कुलेशन इसका एक कंपोनेंट है। तो थोड़ा सोचिए, बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। अगर लगता है कोई नहीं है तो भैया डी ऑप्शन यहां पर मार्क कर दीजिए।
तो यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। ठीक है जी। अब ये हाई पावर्ड मनी जिसे हम M0 भी यहां पर कहते थे भैया, थोड़ा याद आ रहा हो, ठीक है जी, जिसे हम एक तरीके से आपका मॉनेटरी बेस भी यहां पर कहा जाता है, ठीक है जी, या बेस मनी भी जिसे हम यहां पर कहते हैं। तो इट इज अ हाईली लिक्विड कंपोनेंट किसका, पूरे मनी स्टॉक का हमारी इकोनॉमी में, या पूरी जो मनी सप्लाई है उसका इकोनॉमी में, जो कि डेफिनेटली बाकी मनी एग्रीगेट्स किस तरीके से यहां पर काम करते हैं, क्या उनकी वैल्यूज रहती हैं, उसे ये डिटरमाइन करती हैं। तो ये जो रिजर्व मनी है M0 जो, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती है, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है जी, कि जो आपकी करेंसी सर्कुलेशन में चल रही है। अब ये RBI के लिए क्या है, करेंसी अगर इनके द्वारा यहां पर इशू की गई है तो गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना भैया उसके लिए कि ये 100 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू 100 रुपए, इसकी जो बाइंग पावर है वो 100 रुपए है। उसको बैक करने के लिए फिर इन्होंने अपने एसेट्स यहां पर होल्ड करके रखे हैं, गोल्ड वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर होल्ड करके रखी हैं। तो RBI के लिए तो ये लाइबिलिटी यहां पर बन गया। या किसी भी केस में कोई भी अगर देश की किसी भी इकोनॉमी की रिजर्व बैंक वहां पर करेंसी इशू करता है तो डेफिनेटली उनके लिए एक लायबिलिटी वहां पर बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर बैंक्स का जो डिपॉजिट है RBI के साथ, RBI के पास डिपॉजिट कराया तो अगेन RBI के लिए ये भी यहां पर लायबिलिटी बन गया। ओके, फिर अदर डिपॉजिट्स जो RBI के पास है वो भी अगेन RBI के लिए यहां पर लायबिलिटी बन गया। तो ब्रॉडली रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, ओवरऑल लायबिलिटीज ऑफ द RBI। ठीक है जी। तो आई थिंक ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि मॉनेटरी लायबिलिटीज को यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी सर्कुलेशन का पॉइंट यहां पर हमने डाल ही दिया, और उस तरीके से जो बाकी मनी एग्रीगेट्स हैं M1, M2, M3, M4 जो कि डेफिनेटली डिटेल में काफी बार डिस्कस किया गया है, आप उसको भी जाकर एक बार पढ़ सकते हैं किस तरीके से इनकी वैल्यूज यहां पर मैटर करती हैं। अगर आपको पता तो डेफिनेटली होमवर्क आपका यही है कि कमेंट बॉक्स में बताओ कि M1 से लेकर M4 की क्या क्या वैल्यूज यहां पर रहती हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा पता लग जाएगा कि आप इन चीजों को रिवाइज भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बट उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि देखिए एनसीईआरटीज की जो इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली प्रीलिम्स 2023 से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और ओवरऑल भी जो एक फ्रेशर रहता है पूरी प्रिपरेशन में, उसके भी अंदर एक कीड़ा सा बना रहता है कि भैया मुझे एनसीईआरटीज तो कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके की हवा भी चल रही है ना कि भैया एनसीईआरटी से बेस है, जो कि सच भी है। ठीक है, एनसीईआरटीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल प्रिपरेशन में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का कोर्स यहां पर लॉन्च किया, जो कि अगेन सभी टीचर्स द्वारा यहां पर कंडक्ट किया जाएगा अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब इसमें ये आपके लिए यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको लाइव डाउट सेशंस, मेंटर सपोर्ट, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं और इस तरीके से आपको एक कोर्स यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, नेशनल इनकम से रिलेटेड है, बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो 3 ऑप्शंस यहां पर आपको दी गई हैं, 4th आपको नॉन ऑफ द अबव दी गई है। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होंगी। एनएनपी जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सभी चीजें यहां पर क्लियर हो। ठीक है जी, और डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें तो मैं बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठूंगा कि आपने पढ़ी ही होंगी। ठीक है, तो बताओ यहां पर कौन सी आपकी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो यहां पर हमारी बी ऑप्शन जो है कि नेशनल इनकम इट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है जी, उसको हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यहां पर कहते हैं। तो पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक डिटेल्ड वीडियो है, आपको स्क्रीन पर एक लिंक अभी तक आ चुका होगा, डेफिनेटली उस पर जाके क्लिक कीजिए और पूरे इस कॉन्सेप्ट को यहां पर कवर कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस चार्ट को भी यहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो 15 से 20 मिनट यहां पर लग जाएंगे, बट डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगा जो स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा था ना, उसको डेफिनेटली टैप कीजिए और पूरे इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझ लीजिए कि सारी वैल्यूज किस तरीके से यहां पर डिराइव की जाती हैं। तो आई होप आज के प्रीमिक्स में आपने अच्छे से परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो इनिशिएटिव हमारे द्वारा यहां पर रखा गया है कि दिन के 5 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी ओवरऑल कवरेज यहां पर हो सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक प्रेपरेशन के लिए ना एक बूस्ट भी मिलता रहता है कि आओ यार देखते हैं कि कितनी हमें हमारी जो नॉलेज है उसमें कितनी पावर है, एक तरीके से कितने क्वेश्चंस हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन ये एक तरीके की रिवीजन भी यहां पर हो रहा है, वैल्यू एडिशन भी यहां पर हो रहा है, तो उसको भी मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि अगर स्कोर नहीं आ रहा तो तैयारी अच्छी नहीं है कि घबरा जाना है, नहीं नहीं, इन चीजों के पीछे नहीं जाना है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन और रिवीजन के ऊपर यहां पर ध्यान देना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए फ्रूटफुल रहे, आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। तो कमेंट बॉक्स में जो आपको होमवर्क दिया डेफिनेटली उसे मेंशन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि ये जो आपका हाई पावर्ड मनी है, क्यों इसको हाई पावर्ड यहां पर कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाकी जो मनी एग्रीगेट्स हैं M1 से लेकर M4 तक, उन सभी की वैल्यूज इसी के बेसिस पर यहां पर डिसाइड की जाएगी। या इस रिजर्व मनी में जो चेंजेस यहां पर आरबीआई लेके आएगा, करेंसी सर्कुलेशन अगर आरबीआई यहां पर बढ़ा दे, मनी सप्लाई यहां पर बढ़ा रही है ताकि ग्रोथ हो सके, करेंसी सर्कुलेशन अगर यहां पर कम कर दे, मनी सप्लाई यहां पर कम कर दे, तो उसका मतलब यहां पर क्या चाह रही है आरबीआई कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज किए जाते हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।